चलिए बच्चों, तो और कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे पता है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि अगर आप अच्छे हैं तो मैं भी अच्छा हूं। तो मैं अपने इस चैनल साइंस के भवकाल में लेकर आया हूं सेकंड पार्ट एटम एंड मॉलिक्यूल्स का, जो कि क्लास 9th के बच्चों को और साथ ही साथ जो बच्चे नीट की और वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं उन बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। क्योंकि इस एटम एंड मॉलिक्यूल्स में हम पढ़ेंगे बैलेंसेस के बारे में और साथ ही साथ पढ़ेंगे बेटा हम केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आज मैं आपको लेकर आया हूँ सेकंड पार्ट एटम एंड मॉलिक्यूल्स का। तो इसमें चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमारा आज का टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लेकिन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जानने के लिए, यानी लॉ का मतलब आप सबको पता है कि लॉ का मतलब होता है रूल्स या नियम होता है, और केमिकल कॉम्बिनेशन यानी कोई भी चीज है, कोई भी अगर दो मेटल हैं अगर आपस में मिलते हैं बेटा तो केमिकल कॉम्बिनेशन से बॉन्ड बनाते हैं। जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि एटम प्लस एटम मिलके बच्चों बनते हैं मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स दूसरे एटम के साथ या तो दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके बनाता है बच्चों कंपाउंड। फिर कंपाउंड जो हमारे होते हैं बेटा वो बनाते हैं मेटल, और मेटल्स के बाद जितना भी ऑल ओवर यूनिवर्स है हमारे चारों तरफ, वो सब बना हुआ है बेटा किससे, आपके यूनिवर्स में मेटल से बना हुआ है। उसके बाद यहाँ तक कि जो ह्यूमन बींग्स और हमारे चारों तरफ दिखने वाले हरे हरे और हरे नीले पीले जो प्लांट्स हैं, वैसे तो नीले पीले नहीं, हरे हरे जो प्लांट्स होते हैं बच्चों, वो सब क्या है, वो सभी चीजें जो है मेटल से बनी हुई हैं। तो चलिए उसको छोड़ते हैं फिलहाल हम इधर आते हैं अपने सेकंड पार्ट में। तो आज मैंने कहा था कि मैं आपको सेकंड पार्ट में बैलेंसेस के बारे में पढ़ाऊंगा। तो चलिए मैं आपको आज बैलेंसेस के बारे में पहले पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा इसमें बेटा केमिकल कॉम्बिनेशन। तो केमिकल कॉम्बिनेशन में आपको पता है कि पहला जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और पढ़ेंगे बच्चों लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और बेटा हम जो नहीं पढ़ने वाले वो भी लिख दिया मैंने, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और गे लुईस लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन वैल्यू। ये जो कि हम पढ़ेंगे विल डिटेल्स इन द हायर क्लासेस। लेकिन ये सभी चीजें आती है बेटा एटम एंड मॉलिक्यूल्स में। एक बार फिर से हम देख लेते हैं एटम एंड मॉलिक्यूल्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और पढ़ेंगे बच्चों लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और जो कि हम नहीं पढ़ने वाले पर ये एटम एंड मॉलिक्यूल्स के ही पार्ट है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और गैसियस लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन वैल्यू, जो कि हम हायर क्लास में पढ़ेंगे। और जब हायर क्लास में पढ़ेंगे तो इसकी जरूरत हमें नहीं, बस आपकी नॉलेज के लिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा था ताकि आप लोग जान जाए कि ये भी चीजें पार्ट ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स है, जिसका स्टडी हम बेटा 11th और 12th और अदर हायर क्लासों में करेंगे। अगर हम केमिस्ट्री लेकर आगे कंटिन्यू करते हैं तो चलिए, तो फिलहाल पहले हम जान लेते हैं बैलेंसी, जिसका मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। कई बच्चे जानना चाहते हैं कि हम बैलेंसी कैसे फाइंड करते हैं। चलिए बैलेंसी फाइंड करने के लिए, क्योंकि अगर बैलेंसी फाइंड नहीं करेंगे तो कोई भी चीज केमिकल कॉम्बिनेशन में कोई भी केमिकल उसके साथ मिलके कंपाउंड नहीं बनाएगा, क्योंकि बैलेंसी बहुत जरूरी है। अब आप सोचेंगे बैलेंसी बेटा, क्योंकि शेयरिंग, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या होता है बेटा, लेन देन होता है। क्या होता है, जैसे आपको पता होगा कि जैसे आपका कोई अगर दोस्त है तो उससे आप क्या करते हैं, उससे आप अपनी कॉपी शेयर कर रहे हैं, बदले में अपनी कॉपी शेयर कर रहा है। अगर ये कॉम्बिनेशन इक्वल बना हुआ है तो आपकी दोस्ती स्ट्रांग है, मजबूत है, जय बीरू जैसी। लेकिन अगर आप कॉपी दे रहे हो वो आपको कॉपी दे ही नहीं रहा है, तो कहीं अब इसको हम कॉपी भी नहीं देंगे, खाली हमसे लेता है हमको देता नहीं है। तो लेन देन का काम आप लोग आपस में करते ही रहते हैं आजकल। तो चलिए, तो बैलेंसी जानने के लिए पहले आपको तो पता होगा बैलेंसी निकालने के लिए कई सारे हैं, जैसे KLMN ये भी है बेटा, उसके बाद और भी बेटा SPDF है, और साथ ही साथ जो ये तो दिया था बच्चों नील बोल्स ने, किसने दिया था, नील बोल ने दिया था, जिसको हम बोलबरी भी कहते हैं। और इसको दिया था ऑफ बाउ ने, किसने दिया था, ऑफ बाउ, इसको दिया था नील्स बोल्स ने, इसको बोलबरी रूल कहते हैं KLMN को, और SPDF को दिया था ऑफ बाउ में, और एक मैंने दिया हुआ है स्टेयर लॉ। क्या दिया बच्चों, स्टेयर लॉ। इसको मैं बाद में आपको बताऊंगा, जो मैंने खुद दिया हुआ है, ठीक है। ये बहुत इजी है, बैलेंसी फाइंड आउट करने के लिए बहुत ही इजी होता है। तो फिलहाल चलिए हम आगे चलते पहले बैलेंसी जान लेते हैं। तो आप सबने पढ़ा होगा KLMN में, तो आपने पढ़ ही लिया होगा, आपके स्कूलों में KLMN में चल रहा होगा, SPDF नहीं चलेगा, क्योंकि SPDF को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बेस पे इसको हटा दिया गया था। क्लास 11th में SPDF को भेज दिया गया, लेकिन KLMN तो आपके सामने होगा, जिसमें आपने KLMN में पढ़ा होगा KLM और N, जिसमें आपने पढ़ा होगा के सेल में जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड करता है बेटा, ये 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड करता है, और एल सेल जो होती है बेटा, जो अपने टीचर्स ने आपने पढ़ाया होगा 8 इलेक्ट्रॉन होल्ड करता है बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन ये होल्ड करते हैं बच्चों। और एम सेल में आपने टीचर ने बताया होगा कि बेटा ये 18 इलेक्ट्रॉन होल्ड करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, 18 इलेक्ट्रॉन
होल्ड करते हैं। और आपने पढ़ा होगा n सेल में जो कि बेटा आपकी होती है, इसमें होते हैं 32 इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की कैपेबिलिटी होती है। फिलहाल ये लर्न कर लीजिएगा आप लोग कि जो K सेल होती है वो 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड रखते हैं, और जो L सेल होती है वो 8 इलेक्ट्रॉन, जो M सेल होती है वो 18, और N सेल जो होती है वो 32 इलेक्ट्रॉन, जो कि पिछली क्लास में मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया था। जैसे कि आपका देख सकते हैं फिर से यहाँ पे, ये आपका न्यूक्लियस है, क्योंकि कहा गया है बच्चों बेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन, विदाउट बेस नो मीन्स योर एजुकेशन। तो फर्स्टली प्रिपेयर योर बेस, ये मैंने आपके लिए बना दिया है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्या बना दिया बच्चों? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। चलिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मैं आपको बताऊंगा, जैसे एक और मैं बनाऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा हमारे पास स्पेस कम पड़ गया है इधर, क्योंकि आपको तो पता है मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है अभी फिलहाल में, फ्यूचर में भी हो जाए डिजिटल बोर्ड। तो आप इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें, लाइक करें, कमेंट करें बच्चों, और शेयर करें, ताकि हम लोग के पास भी डिजिटल बोर्ड हो जाए। तो फिलहाल मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे ये ब्लू कलर से मैंने बना दिया है न्यूक्लियस। क्या बना दिया बच्चों? न्यूक्लियस बना दिया। इसमें अब मैं भरूंगा, ये हमारी K सेल है, ये हमारी L सेल है, ये हमारी M सेल है, और ये हमारी N सेल है। ठीक है, फिलहाल ये L सेल के लोग नाराज थोड़ा दूर है, नजदीक कर देते हैं इनको। चलिए, तो ये जो हमारा है बेटा, इसको हम कहते हैं बेटा न्यूक्लियस। क्या कहते हैं बच्चों? न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारी बायो में जैसे सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसी तरह हमारी इसमें भी एटॉमिक स्ट्रक्चर का भी न्यूक्लियस होता है। ये जो है बेटा, इसको तो आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है मैंने, इसको बेटा हम कहते हैं ऑर्बिट्स। क्या कहते हैं बच्चों? ऑर्बिट्स या सेल। एक चीज मेरी आपसे गुजारिश है बेटा, जब आप मेरी पूरी वीडियो देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, तभी आपको बेटा समझ में आएगा, और तभी आप आगे क्या बेटा, आगे आप उसको बेटा कैरी कर पाएंगे। अगर आप स्किप करके देखते हैं या भगाते हैं तो उससे कोई मीन्स निकलेगा नहीं, ना मेरी मेहनत, आप कह सकते हैं मेरी पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी, और आपको इस वीडियो को देख के भी कोई रिस्पॉन्स मिलने वाला नहीं है, ना आपको कोई बेनिफिट होगा। तो इसके लिए आप पूरी वीडियो देखिए। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें या ना करें उससे मतलब नहीं, पूरी वीडियो आप देखें ताकि आपकी ही नॉलेज इंप्रूव हो। तो चलिए फिलहाल इधर आते हैं मुद्दे पे हम। तो ये सेल कहते हैं, ठीक है। और देखिए K सेल है। अब K सेल को जो अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ K सेल का, जैसे कि इसको एक नंबर दिया गया है नेचुरल नंबर के वजह से। ये कौन सी K जो है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, ये फोर्थ ऑर्बिट है। ठीक है, यानी ये n के बेस पे, ये n के बेस पे बेटा है। ठीक है, n की वैल्यू। अब देखिए, अगर ये हमें बात माननी की देखिए K सेल 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड रखते हैं, L सेल 80 इलेक्ट्रॉन होल्ड रखते हैं, M सेल में 18 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, N सेल में 32 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये तो मानेंगे नहीं, क्योंकि हम तो साइंस वाले बेटा। आई वांट नीड अ प्रूफ। हमें क्या चाहिए बच्चों? प्रूफ चाहिए। तो प्रूफ के लिए एक फॉर्मूला होता है जो इसका इलेक्ट्रॉन, देखिए जब इसको हम जान लेंगे, इसको पूरी तरह से हम समझ लेंगे, तभी हम बेटा बैलेंस ही समझ पाएंगे। अगर हम इसको नहीं जानेंगे और स्किप करके देखते हैं कि बैलेंस ही समझ में आए, तो पॉसिबल नहीं। इसको आप ध्यान से देखिए। तो इसका एक फॉर्मूला होता है जिसको फॉर्मूला कहते हैं 2n² के बेस पे पता किया गया कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं। जैसे दिखाते हैं हम आपको, जैसे ये बेटा K सेल है। क्या बच्चों? K सेल। अब K सेल का क्या, आपको तो पता ही है K सेल का फॉर्मूला ये 2n² लगेगा, तो 2n² लगेगा तो n की वैल्यू क्या है? 1 है। यहाँ पे क्या बच्चों? 1 है। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, तो 1 जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर क्लोज, तो इक्वल टू करेंगे तो फिर ये होगा 2, 1 into 1 इक्वल टू, सॉरी इधर इक्वल टू नहीं करेंगे, इधर कर लेते हैं। तो 2 और इंटू 1 इक्वल टू आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। यानी आपको दिख गया कि जो K सेल की वैल्यू है बेटा, ओके, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन की है। कितने की बच्चों? इसके पास केवल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2, जो कि मैं यहाँ पे आपको बना दे रहा हूँ ताकि आप आसानी से समझ जाए। ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास, K के पास रहते हैं बस, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है तो इसको होल्ड करने में कैपेबल नहीं है। जैसे आपके घर में पता होगा, जब आपके घर में कोई शादी पड़ती है, कोई रिश्तेदार आ जाते हैं, पहले तो आप अपने बेड पे आराम से चौड़े होकर सो रहे होते हैं, लेकिन जब रिश्तेदार हो जाते हैं तब आपको ऐसे सिकुड़ के सोना पड़ता है। यानी आप उनको एक वैल्यू देते हैं, यानी आप अपने बेड पे एक को सुला लेते हैं, यानी आप 2 लोग, पर तीसरा आता है तो आप उसको कहते हैं भाई आप यहाँ से जाइए, यहाँ पे जगह नहीं है। तो इसी तरह यहाँ भी बेटा वही होता है कि अगर ये 2 से ज्यादा लेता है तो कहता है भाई मेरे यहाँ कैपेबिलिटी नहीं, आप दूसरे के पास चले जाइए, L के पास, क्योंकि L की जो वैल्यू है 8 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या सच में 8 इलेक्ट्रॉन है? तो इसको भी जानने के लिए हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, जैसे कि ये L सेल है बेटा, दिखाई दे रहा होगा आपको, L सेल है। तो L सेल में फॉर्मूला वही 2n² लगेगा। तो L की आपको तो पता ही कितना है, इसका नेचुरल नंबर 2 है। फॉर्मूला लगेगा तो हो जाएगा, ये आपका दिखाते हैं बेटा आपको। चलिए, तो आप लोग सभी लोग बहुत ध्यान से इसको देखिएगा,
देखिए यहाँ पे हो रहा है 2 और 2 का स्क्वायर बेटा, तो ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे 2 इंटू 2 इक्वल टू 2 इंटू 4 इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन। कितना होगा बच्चों? 8 इलेक्ट्रॉन होगा। कितना होगा बच्चों? 8 इलेक्ट्रॉन। और आपको तो पता है इलेक्ट्रॉन के फादर कौन है, तो बेटा मैंने आपको बताया था जे थॉमसन है बेटा। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि एल सेल में जो होते हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन की कैपेबिलिटी, यानी हमारे जो एल सेल की वैल्यू है वो कितने इलेक्ट्रॉन की 1 2 3 4 5 6 7 और बच्चों 8, यानी एल के पास 8, इस ऑर्बिट में एल ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होल्ड रहते हैं। लेकिन अगर 8 से ज्यादा 9 हो जाए तो आप क्या कहेंगे बेटा? इधर, यानी जैसे आपके कमरे में अगर 8 ही लोग के लिए बैठने के लिए चेयर है और एक अगला बंदा आ गया तो आप कहेंगे बेटा इसमें चेयर नहीं है या इस जगह यहाँ जगह नहीं है, आप किसी और चेयर पे चले जाइए, तो वो उसकी नेक्स्ट ऑर्बिट में जाएगा यानी एम में। और एम की वैल्यू मैंने ऑलरेडी आपको बता दी कि ये 18 इलेक्ट्रॉन होल्ड रखता है, तो हम कैसे मान लेंगे रखता है कि नहीं, तो इसके लिए भी हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। तो चलिए फिलहाल देख लेते हैं यहाँ पे, ये बैलेंस ही मिटा देते हैं, बैलेंस ही पढ़ाएंगे बेटा इसके बाद, पहले इसको हम समझ लेते हैं। तो देखिए अब जैसे यहाँ पे आपका दे रहा है कि कौन सी बेटा? एम सेल है। कौन सी बच्चों? एम सेल। तो एम सेल के बाद 8 है तो कैसे मान ले, तो फॉर्मूला यही वाला अप्लाई करेंगे 2n स्क्वायर। तो एम की वैल्यू क्या बेटा? 3n है। कितनी बच्चों? 3n। तो ये हो जाएगा बेटा 2 और 3 का स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि n की वैल्यू क्या बेटा? 3 है, तो यहाँ पे 3 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंदर से 3 इंटू 3 इक्वल टू 2, ये 9 हो जाएगा, टोटल हो जाएगा बेटा 18। तो आपने देख लिया यहाँ पे भी 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हो गए बेटा? 18, यानी m के पास कितने होते हैं? 18। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, ये टोटल 18 हो गया। लेकिन अगर इससे ज्यादा होता है, 19 होता है, तो इसको नेक्स्ट ऑर्बिट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। किसके बेस बेटा? एन सेल के। अब एन सेल का भी देख लेते हैं, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है एन सेल। फॉर्मूला सेम यही अप्लाई करेंगे 2n स्क्वायर। तो यहाँ पे एन सेल की वैल्यू क्या है? 4 बेटा। कितनी है? 4 है, तो ये हो जाएगा 4 की स्क्वायर, तो इक्वल टू हो जाएगा 2 4 इंटू 4, फिर हो जाएगा 2 इंटू 16 इसकल टू आपका आ जाएगा बेटा 32 इलेक्ट्रॉन। हमें इस फॉर्मूले के बेस पे पता चल गया कि किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें बेटा 32 हो गए, ठीक है। तो इसमें हम 32 फिल करने में टाइम लगेगा, इसलिए छोड़ देते हैं। चलिए, तो आपको समझ में आ गया कि के सेल की वैल्यू कितनी है बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन है। एल सेल की वैल्यू कितनी बच्चों? 8 इलेक्ट्रॉन है। और एम सेल की वैल्यू बेटा 18 है। और एन सेल की बच्चों हमें 32 पता चल गई। चलिए, तो ये तो हमने जान लिया। अब हमें पता करना है कि सर ये तो हमें पता चल गया कि किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन सर्वाइव करते हैं या होल्ड रहते हैं, बट सर बैलेंसी कैसे निकालेंगे? बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है कि हम बैलेंसी कैसे निकालते हैं, इसी के बेस पे हम बैलेंसी निकालेंगे। फिलहाल मैं इसको इरेज कर देता हूँ और इसको मैं रहने दूंगा, ताकि हमें बाद में भी समझाएगा कैसे बैलेंसी निकालेंगे। चलिए, तो आते हैं बैलेंसी निकालने के लिए। तो हमें पता चल चुका है, जो चीजें हम अभी जानने वाले हैं कि हमें पता चल गया, जो कि हम अब राइट कर लेंगे के एल और एम बच्चों, और बच्चों था एन। तो केक में कितने इलेक्ट्रॉन थे बच्चों? थोड़ा बताइए आप मुझे। 2 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। ये आपकी सेल्स है, ये आपकी सेल है बेटा, और ये आपका बेटा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये आपकी क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन है। तो के में रहते थे बेटा 2, एल में थे बेटा आपको पता ही होगा 8 थे, एम में बेटा 18 थे, और एन में बेटा 32 थे। चलिए, अब हम जानते हैं बैलेंसी कैसे निकालेंगे बेटा। बैलेंसी, चलिए जैसे सपोज करिए हमने हमारे पास कुछ, जैसे हम कुछ ले लेते हैं क्या एलिमेंट। तो जैसे सबसे पहले आपका सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो आपके लिए है वो है ऑक्सीजन। अब आप सोचेंगे ऑक्सीजन ही क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बेटा बेटा सांस लिए हम जिंदा नहीं रह सकते, तो ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपको पता है हु इज द फादर ऑफ ऑक्सीजन? तो ऑक्सीजन के फादर बच्चों सीले एंड प्रिस्टले। अगर नहीं पता है तो नोट कर लीजिएगा, ऑक्सीजन के फादर सीले एंड प्रिस्टले। तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है, किसका बच्चों? ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है, आप सबको पता होगा कि इसका एटॉमिक नंबर होता है 8। कितना होता है बच्चों? 8। क्या है बच्चों? 8। चलिए, तो अब एटॉमिक नंबर तो हमें पता चल चुका है कि 8 होता है, और एटॉमिक मास भी इसका हमें पता है जो कि 16 होता है। लेकिन यहाँ पे एटॉमिक मास की कोई नीड नहीं, केवल नंबर की नीड है। किसकी नीड है बच्चों? नंबर की। तो चलिए,
तो इसके वजह से हम निकालेंगे ऑर्बिट। लेकिन हमें एक चीज जानना होगा कि इलेक्ट्रॉन का नंबर हमें पता चलना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं। भाई ये तो एटॉमिक मास है, पर क्या हमें पता है ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? नहीं पता है। तो इसके लिए हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, जो कि मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। बहुत अच्छे बच्चों, क्या होगा? एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, जिसको एटॉमिक नंबर को हम कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम करते हैं बेटा एनपी से। चलिए जेड इक्वल टू एनपी, नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। और एक फार्मूला और है जो कि हम जान लेते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, ये तो हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यानी Np इक्वल टू Ne। ठीक है, चलिए हमें तो केवल क्या जानना था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जानना था। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना बच्चा ऑक्सीजन का? 8 है। कितना है? 8 है। तो जब 8 इसका एटॉमिक नंबर अकॉर्डिंग टू फार्मूला, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना होगा? 8 होगा। और जब नंबर ऑफ प्रोटॉन बेटा 8 है, तो यहाँ अकॉर्डिंग टू फार्मूला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा बच्चों? 8 होगा। क्या होगा बच्चों? 8। अब हमें ऑक्सीजन की बैलेंसी जाननी है। तो ऑक्सीजन की बैलेंसी क्या बेटा? तो हम पहले इसका एक बना लेंगे बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये हमने बना लिया एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये हमने बना लिया ऑर्बिट्स बना लिए। चलिए इसके अंदर हम न्यूक्लियस बना लेते हैं। देखिए इस न्यूक्लियस के अंदर हम रख देते हैं ऑक्सीजन को। ये हमारा ऑक्सीजन है, ये हमारी ऑर्बिट्स है। तो ये कौन सी ऑर्बिट बच्चों? के ऑर्बिट है। ये बच्चों एल है और ये एम है। तो चलिए जानते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 8 है। कितना है बच्चों? 8। तो यानी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन K की वैल्यू कितनी है बच्चों? 2। यानी ये कितने इलेक्ट्रॉन को होल्ड रख पाएगा? 2। ये 2 इलेक्ट्रॉन गए, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। बचे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी L के पास बचेंगे 6। 1 2 3 4 5 6, यानी 6 इलेक्ट्रॉन रह गए। और जबकि L की वैल्यू कितनी थी? 8। तो ये तो कंप्लीट हो गया कि हमारा कंप्लीट L में -6, तो यानी बचा हमारा 2। यानी अभी इसको कितने इलेक्ट्रॉन की L को जरूरत बेटा? 2। तो ये हो गई बेटा इसकी वैलेंसी। क्या बेटा? 2 इसकी क्या होगी? वैलेंसी होगी। लेकिन एक मुद्दा है कि 2 अगर वैलेंसी है सर, तो निगेटिव होगी कि पॉजिटिव? अब निगेटिव है कि पॉजिटिव, ये जानने के लिए हमें यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। देखिए होता क्या बेटा, इफ एनी लास्ट, अगर किसी भी लास्ट ऑर्बिट के, सॉरी सेंटेंस नहीं लिखते ऐसे बताते हैं, अगर किसी भी लास्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी बैलेंसी होती है। अगर 1 से लेकर 4 तक इलेक्ट्रॉन बस 1 2 4 ही इलेक्ट्रॉन है तो बेटा वो पॉजिटिव होंगे, लेकिन 5 6 7 8 अगर है तो बेटा वो निगेटिव होते हैं। लेकिन इसको और आसान से जानने के लिए मैंने बताया था आपको एक स्टेयर लॉ जो मैंने दिया था, स्टेयर लॉ पे हम वर्क करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना स्टेयर लॉ बना देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। यह है स्टेयर लॉ। चलिए अब स्टेयर लॉ की हेल्प से हमें पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखते हैं 1 2 3 और 4, फिर उसके बाद हम उल्टा लिखेंगे 3 2 1 0। तो आपको पता है क्या बेटा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है बेटा। क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज लगेगा। क्या लगेगा? क्या लगेगा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज। इस पर हम कोई चार्ज नहीं लगते क्योंकि इसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों लगता है, इसलिए इसको हम कोई चार्ज नहीं करते। वैसे पॉजिटिव ही मानते हैं इसको भी। और यहाँ पे लगेगा ये नीचे की तरफ आ रहा है बेटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। क्या बच्चों? डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमेशा पॉजिटिव चार्ज लगेंगे और डिक्रीजिंग में निगेटिव। तो इन सब के आगे निगेटिव लग जाएगा। जीरो वैसे भी आपको पता है कि जीरो के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। तो हमारे लास्ट ऑर्बिट में कितने, लास्ट ऑर्बिट में देखिए यहाँ पे हम देख लेंगे, लास्ट ऑर्बिट में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन बचे थे? तो 6 इलेक्ट्रॉन बचे थे। कितने गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6। और स्टेयर लॉ की मदद से हमें पता चल गया बेटा कि जो हमारा ये ऑक्सीजन है ये क्या है? निगेटिव चार्ज है। और इसकी जो वैलेंसी है -2 है। चलिए अब आगे चल लेते, एक दो और एग्जांपल देख लेंगे। जैसे कि अब हम देख लेते बेटा कि Mg का आप सभी जानते होंगे मैग्नीशियम का।
चलिए, तो Mg की जो वैल्यू होती है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 12 है, एटॉमिक मास 24 है, यानी मैग्नीशियम के। तो मैग्नीशियम के ऊपर हम देख लेते हैं। चलिए, ये हमारा होगा न्यूक्लियस, ये हो गई फर्स्ट ऑर्बिट, ये हो गई सेकेंड ऑर्बिट और ये हो गई थर्ड ऑर्बिट। चलिए, तो इन ऑर्बिट को हम नॉमिनेशन दे देते हैं बेटा। तो ये आपकी ऑर्बिट है बेटा, ये है के है, ये एल है और ये बेटा एम है, ठीक है। अब के ऑर्बिट में आप सबको पता होगा, डी मैंने बता रखा है कि के ऑर्बिट की वैल्यू कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन की। तो कितने इलेक्ट्रॉन, इसके बाद देखिए अगर इसका एटॉमिक नंबर 12 है तो इस फॉर्मूले के बेस पे, ये जो फॉर्मूला हमने लिखा था इस फॉर्मूले के बेस पे हमें पता चल गया कि इसकी जो एटॉमिक नंबर होगा वो कितना होगा, इसका एटॉमिक नंबर 12 है बेटा, 12 है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या होगा बच्चों, 12 होगा। और नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर 12 है बेटा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इजीली 12 ही होगा। चलिए, तो 12 हो गया। तो 12 के बेस पे हम इसको, चलो अब इसको हम क्या करेंगे, बांटेंगे। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये आपके कितने हैं, 12 इलेक्ट्रॉन है। तो हम 12 इलेक्ट्रॉन को पहले के वाला कितना ले लेगा, उसकी वैल्यू कितनी की है, 2 की है बेटा। तो ये 2 ले लेगा, 2 ले लिया कि नहीं ले लिया, अभी 2 ले लिया। अब बचे कितने, 10 बचे हैं। तो 10 में से ये एल वाले की वैल्यू कितनी है, 8 की, आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, यानी 8 खत्म हो गई ये बेटा, 8। अब बचे 2। तो अब देखिए 2 एम वाले की थी 18, लेकिन इसको मिले 2, कितने मिले 2। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि लास्ट ऑर्बिट में 1 2 4 अगर इलेक्ट्रॉन बचते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं बेटा, तो इसकी क्या हो जाती है, वैलेंसी हो जाती है। क्या हो जाती है, वैलेंसी पर पॉजिटिव। लेकिन इसको हम मानेंगे नहीं, इसको भी हम स्टेल लॉ पर चेक कर लेंगे। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2। तो यानी मैग्नीशियम की जो वैलेंसी है बेटा वो कितनी हो जाएगी बच्चों, पॉजिटिव 2 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह आप और भी सारे करके देख सकते हैं। अब देखिए, आपको मुझे पता होगा कि अब आप सबको पता चल गया होगा कि हम वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक जो बेटा आगे का है वो, अब देखिए हमें पता चलेगा ना बैलेंसी, क्योंकि बिना बैलेंसी के हम केमिकल कॉम्बिनेशन को कभी जान नहीं पाएंगे। बैलेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे ये मैं मिटा दे रहा हूँ, आपका ये एटॉमिक स्ट्रक्चर था। मैंने आपको न्यूक्लियस का फादर बताया था, जिन्होंने इसके न्यूक्लियस की खोज की थी बेटा, उनका नाम था आर रदरफोर्ड। क्या नाम बच्चों, आर रदरफोर्ड नाम है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि के में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, तो वो होते हैं 8 होते हैं। और एम में इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा 18 होते हैं। और एन में होते हैं 32 होते हैं। मैंने आपको इसमें स्टेल लॉ भी बता दिया कि कैसे हम इजीली उसको निगेटिव पॉजिटिव जान सकते हैं। वैसे आपको पता है ये निगेटिव पॉजिटिव चार्ज किसने दिए थे बेटा, तो जो निगेटिव पॉजिटिव जो चार्ज है उसको दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। वो द फादर ऑफ निगेटिव एंड पॉजिटिव आयन, तो बेटा आप बता सकते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। चलिए, तो अब हम बात करने वाले हैं इसी दौर में हमारा अगला टॉपिक, जो मेन टॉपिक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है, जब हम एक से ज्यादा सब्सटेंस को आपस में मिक्स करके और एक नया प्रोडक्ट लेके आते हैं बेटा, उसी को बेटा हम कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल में दिखाना चाहूंगा। इसके पहले बेटा हम इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डिफिनेशन क्या बेटा, तो लिखा हुआ है द केमिकल रिएक्शन बिटवीन टू और मोर सब्सटेंस, यानी 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस का मतलब होता है मटेरियल। तो 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस के बीच में जब क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। क्या होता है बच्चों, केमिकल रिएक्शन होता है। किसके बीच में बेटा, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस के बीच में जब केमिकल रिएक्शन होता है, तो बेटा उससे जो हमें रिजल्ट आता है उसको बेटा हम कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कहते हैं बच्चों, प्रोडक्ट कहते हैं। गवर्न बाय सर्टेन लॉ, किस लॉ के बेस पे बेटा, तो बेटा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। किसके बेस पे बेटा, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जैसे आपने घर में अपने देखा होगा, जैसे कि आपके घर में एक बीकर होगा, जैसे कि आपके घर में मान लीजिए कि ये फ्राई पैन है जिसके अंदर आप चाय बनाते हैं। तो पहले इसके अंदर आप मिल्क डालते हैं बेटा, क्या डालते हैं, मिल्क। तो मिल्क का जो कलर है बेटा वो कैसा होता है, व्हाइट होता है। कैसा होता है बेटा, व्हाइट होता है, ठीक है। उसके जब इसमें मिल्क के अंदर आप टी लीफ डाल देते हैं, क्या, टी लीफ। जब आप टी लीफ डालते हैं तो इसका कलर ऑटोमेटिक व्हाइट से जो कलर है इसका कॉफी कलर हो जाता है। कैसा होता है, कॉफी कलर। क्या होता है, कॉफी कलर। अब इसका टेस्ट नहीं आ रहा है, लेकिन जब इसमें आप शुगर ऐड कर देते हैं बेटा, क्या, शुगर, तब इसका टेस्ट जो होता है वो स्वीट हो जाता है। क्या होता है बेटा, इसी प्रोसेस को हम केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इसी प्रोसेस को बच्चों हम कहते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। जैसे कि मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। जैसे आपके सामने मैंने ले लिया है एक बीकर, और इस बीकर के अंदर हमने बड़े बीकर से
कलरलेस, टेस्टलेस और स्मेललेस वाटर को डाल लिया है। अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे बेटा, आपके सामने मैं दिखाना चाहूंगा। एक हमारे पास ये है सॉल्ट, जिसका फॉर्मूला होता है NaCl, और मैंने इसके अंदर थोड़ा सा NaCl डाल लिया है, यानी सॉल्ट डाल लिया है। अब सॉल्ट डालने के बाद बेटा मैं इसको क्या करूंगा, डिजोल्व करूंगा। फिलहाल मेरे पास अभी स्टेनर नहीं है, तो मैं इसको मार्कर से डिजोल्व कर ले रहा हूँ। देखिए, इसको मैंने मार्कर से डिजोल्व कर लिया, यानी मैंने एक सब्सटेंस के अंदर दूसरा सब्सटेंस मिलाया, जिसका भी इसका क्या कलर, इसका जो टेस्ट होगा बेटा, वो टेस्ट इसका सॉल्टी हो गया होगा, लेकिन फिर भी ये कलरलेस है। तो अब इसके कलर को हम क्या करेंगे, कलरफुल बनाने के लिए आपकी फेवरेट हल्दी का यूज करेंगे, जो कि आपको पता है कि मैं अक्सर अपने मैक्सिमम प्रैक्टिकल्स में यूज करता हूं, क्योंकि ये चीजें हमें आसानी से हमारे घर में मिल सकती हैं। इसके लिए हमें किसी लैब, किसी जगह पे नहीं जाना है, इसके हमें अपने घर की ही चीजों का यूज करके और हम इस प्रैक्टिकल को डन कर सकते हैं। देखिए, अब इस वाटर का जो कलरलेस था वो कलरफुल हो गया। अब ये जो हमारे पास नया रिजल्ट आया बेटा, ये क्या है, इसका प्रोडक्ट बेटा, ये क्या है, प्रोडक्ट। जैसे हमने कि टेस्ट ट्यूब के अंदर इसको डाला तो एक ये हमें प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या बेटा, केमिकल कॉम्बिनेशन हुआ है, यानी 2 से ज्यादा सब्सटेंस को जब हमने मिक्स किया तो जो रिजल्ट आया ये प्रोडक्ट है। इसी बेटा, इसी प्रोसेस को, इसी रिएक्शन को बेटा हम कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मुझे पता होगा कि आपने मेरी इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, और सीखा अगर है तो बेटा प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और इसका नेक्स्ट पार्ट जिसमें हम पढ़ेंगे बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ेंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट में बेटा हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और साथ ही साथ बेटा हम पढ़ेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।